नमस्कार दोस्तों, हादसों के इस शहर में तू जरा बच के निकल, आज तू ही अजमा ले खून की तासीर। बिल्कुल, आज ये हादसों का देश बन गया है और जो स्थिति हो गई है, रोज ब रोज हम देख रहे हैं कि हादसे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। झूठ परोसा जा रहा है, तमाम नफरत परोसी जा रही है, मुद्दों से भागा जा रहा है क्योंकि मुद्दों से डर लगता है। सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कब बुलाया है? 18 सितंबर 2023 को। याद करिए, 18 सितंबर 2049 को एक सत्र बुलाया गया था। और सत्र क्या बुलाया गया था? उस समय संसद नहीं थी, उस समय संविधान सभा थी और उस संविधान सभा के सत्र में चर्चा हुई थी कि इस देश का नाम इंडिया रखा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिया नाम प्रपोज किया था और वो रखा गया था। अब जो है 18 सितंबर 2023 को जो बुलाई गई है, क्यों बुलाई गई है इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं। अनुमान लगाया जाता है कि यह सरकार भारत का, इंडिया, जो भी आप कहना चाहें, उसको वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जब इंडिया नाम रखा गया तो स्पष्ट रूप से उसी क्लॉज में कह दिया गया, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूं, कि दैट इज भारत, कि वो भारत है और वही गणराज्यों का समूह गणराज्य है। तो यह बात समझने की है कि सब चीजें हैं, कहीं विवाद का विषय नहीं था और लिखा ही जाता है। भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोग हिंदुस्तान भी बुलाते हैं और भी नाम से बुलाते हैं, कोई कभी नहीं इस पे आपत्ति करता है। क्या फर्क पड़ता है? जिसको जो प्यारा लगे वो बोले, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन साहब, इस सरकार को आपत्ति होती है। पढ़े लिखे तो है नहीं, जो आरएसएस के गोबर दिमाग से निकल पड़ा वही चिल्लाने लगते हैं सारे। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कि अंग्रेजों ने दिया इसलिए हो गया इंडिया। कोई अंग्रेजों ने नहीं दिया, अंग्रेज ही नहीं थे जब यह नाम आया। इंडिया नाम जब अंग्रेज भी नहीं थे, यीशु मसीह भी नहीं थे, तब यीशु मसीह के पैदा होने के 440 साल पहले, यानी 440 ईसा पूर्व, जो है इतिहासकार थे ग्रीक के हेरोडोटस ने इंडिया नाम दिया था, या इंडिया नाम से संबोधित किया था, कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहले से विराजमान है, हम इसे इंडिया कह के संबोधित कर रहे हैं। और इंडिया के पूर्व में एक भूभाग है जिसको लेके उन्होंने पूरा भूभाग डिफाइन किया था। 400 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक होदू राज्य था और वो होदू राज्य जो आज इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, उस पर भी राज करता था। वो फारस के राजा थे अहासुर्स, और उन्होंने यहां पर राज्य किया और उन्होंने इंडिया से, कुश से इथोपिया तक 127 प्रांतों पे, राज्यों पे, जो प्रांत आप कहते हैं, उन पर उन्होंने शासन किया। इसके बाद 300 ईसा पूर्व, यानी अभी भी यीशु मसीह नहीं आए, अंग्रेज नहीं आए, कोई नहीं आए, यीशु पूर्व ग्रीक के इतिहासकार थे मेगस्थनीज, वो आए थे। उन्होंने इंडिया इंडिके करके दिया था। इंडिके नाम से उन्होंने एक पूरी किताब लिखी जिसमें इंडिया शब्द का जिक्र किया, और वो भारत में यूनान के राजदूत के तौर पर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का। अब आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसका पूरा वर्णन किया था। फिर अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, 200 ईसा पूर्व चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, और जो अर्थशास्त्र लिखा, उस अर्थशास्त्र में जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल हुआ। भारत नहीं हुआ, जम्बू द्वीप का इस्तेमाल हुआ। और इसके बाद में
पहली शताब्दी, मतलब अब यीशु पैदा हो चुके हैं, यीशु के पैदा होने के बाद में पुराणों का जो मिलता है, तब आता है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण में जिक्र होता है पहली बात भारतवर्ष शब्द का। समझ लीजिए, यानी यीशु के पैदा होने के बाद में यह शब्द आता है भारतवर्ष। उसके पहले तक जैसा मैंने कल बताया था, राजा भारत टाइप का कोई या भरत टाइप का कोई राजा था ही नहीं। ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, इतिहास में कहीं नहीं। बहरहाल, तो इस तरीके से उन्होंने इसका जिक्र किया था, ये कहाँ है, और यहाँ की जो है संतानों को भारती कहते हैं, और ये सब पूरा चाणक्य का खेल था। इसके बाद में के बाद में 262 ईस्वी में, ईसा के पैदा होने के 262 साल बाद, नक्श ए रुस्तम, यह इन्होंने दिया था नाम हिंदुस्तान। नक्श ए रुस्तम ने हिंदुस्तान नाम दिया। ये ईरान के सासनी सम्राट के जो है वो थे प्रथम, और इन्होंने शिलालेख में ये बात लिखी, इसे हिंदुस्तान नाम दिया। इसके बाद में 1020 ईस्वी में इसे अल बरूनी ने नाम दिया हिंद। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस तरीके से हिंदुस्तान, भारत, इंडिया कहां से आया। तो चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत विद्वान व्यक्ति थे, कानून से लेकर सब चीज की उन्हें समझ थी, और इसलिए वो इतिहास, भूगोल सबको समझते थे, साइंस को समझते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि यही नाम प्राकृतिक है, यही नाम सत्य के धरातल पर है, और इस पर कहीं पर भी कोई विदेशी चीज नहीं है। यह हमारा शासन जो होता था उस समय, उसका दिया हुआ नाम है, और इसलिए इस नाम को स्वीकार करना चाहिए, और यही एक नाम है, इससे पुराना कोई नाम है। आप समझ सकते हैं, बड़ी सीधी सी गणित है। लेकिन साहब, बवाल करना क्यों करना है? क्योंकि जैसा मैं कल बता चुका हूं कि विपक्षी दलों का गठबंधन जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, सबके पेट में खलबली मच गई। इनके पेट खराब हो गए। इधर उधर आए बाएं साएं जो है, जैसे गैस निकलती है वैसे इनके मुंह से निकलने लगा। तो इनके मुंह से गैस निकलने लगी। उसी गैस में कि अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है, रूपांतर है, इसलिए इसका नाम भारत होना चाहिए। रूपांतर नहीं, भारत रूपांतर हो सकता है, इंडिया रूपांतर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले इंडिया आता है फिर भारत आता है। हमें कोई आपत्ति नहीं। लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए उन लोगों ने, हमारे पूर्वधाओं ने संविधान में भारत भी कर दिया, इंडिया भी कर दिया, क्या सब खुश रहो, किसी को दुखी नहीं वो करना चाहते थे। आज भी उनके जो वंशज हैं वो यही सोचते हैं, और वो कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देश की आजादी में तो कोई योगदान है नहीं। ये मुखबिरी करते थे, गद्दारी करते थे, देश को बांटने का काम करते थे। तो जो ऐसा करते हो उन्हें कैसे बर्दाश्त हो? उनका तो कोई इतिहास नहीं। तो वो अपना अब इतिहास बनाने के लिए भारत हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमने किया, झूठ है, नेम प्लेट लगाने के लिए। साहब, इस तरह से ड्रामे करते हैं। चलिए कर लीजिए, आप खुश रहिए। आज भी इन्होंने जो लिखा, आसियान इंडिया जो समिट हो रहा है, उसमें लिखते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भाई, आप भारत के बने हो तो सभी को ही कहता है आप भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बहरहाल, आपको इसमें खुशी है, आप खुश रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उस समिट का नाम तो साहब बदल देते, फिर उसका भी क्यों इंडिया है? बहरहाल, जो भी आप कर रहे हैं आपकी मर्जी है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे जैसे मैंने बताया था, तमाम अपने घोटाले, भ्रष्टाचार, सब चीजों को छिपाने की एक कोशिश। कल शाम श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्ट्रेटजी ग्रुप की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में फैसला किया गया कि हमें देश के मुद्दों को लेकर लड़ना है, हमें भारत, इंडिया या इन सब मसले में नहीं पड़ना है। ये जिसका जो मर्जी है वो अपना करता रहे, कहता रहे। तो साहब, उसको लेके जब उन्होंने मीटिंग की तो उसका एक उन्होंने चिट्ठी भेजी।
कि आखिर यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है, मोदी की हिम्मत नहीं है, उनका डर है कि वो ये नहीं बता पा रहे हैं। सदैव से नियम है कि पहले बताया जाता है क्यों सत्र बुलाया गया, क्या कारण है, क्या है। अब जब आप नहीं बताएंगे तो साहब फिर तो चर्चा किस पे हम करेंगे। तो एक स्ट्रेटजी तैयार की और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक आज इंडिया गठबंधन के सभी दलों की एक बैठक हुई, उसमें एक स्ट्रेटजी तय की गई। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक हुई, उसमें तय की गई। और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला कि जिन पर हमें कायम रहना है, लड़ना है, वो है मुद्दे कि देश के अंदर जो महंगाई है और लोग उससे जो बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाएगा और सरकार की क्या प्लानिंग, क्या करेगी। बेरोजगारी की स्थिति को लेकर के कि हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो रोजगार और बेरोजगारी की बात क्या। इस तरह जो आप ये ड्रामे कर रहे हो अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के, ये कोई तरीका नहीं होता है। कांग्रेस शासन में अपने आप आपके घर पे डाकिया दे जाता था आपका अपॉइंटमेंट लेटर, उसके लिए आपको किसी समारोह में जाके नहीं लेना पड़ता था। अभी यूपी में 250 जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया गया, तो साहब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया कि उसमें आप ये सोचिए 100 कैंडिडेट का जिंदगी भर की सैलरी का जितना पैसा होता है, उसकी सैलरी का उतना पैसा सिर्फ उस आयोजन में खर्च कर दिया गया। तो साहब ये एक परंपरा आपने डाल दी है। चलिए इसके बाद में होनी है कि छोटा व्यापार, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, इन सबको कैसे संरक्षित किया जाए और इन लोगों को कैसे जीवन दिया जाए, इस पर चर्चा होगी। तो इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सरकार ने किसानों को एमएसपी देने का वायदा किया था, तो क्यों नहीं दिया गया, उसकी गारंटी क्यों नहीं दी जा रही, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, इन सब पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अडानी ने जिस तरीके से देश के एसेट्स लूटे हैं, देश को लूटा है, प्रधानमंत्री उनके एजेंट के तौर पे तमाम देशों में जाके उन्हें ठेके पट्टे दिलाते हैं, तो इस पर बात करेंगे। और ये बात करेंगे इतना रुपया जो ये ब्लैक मनी है, जो सेल कंपनियों के जरिए इन्वेस्ट हो रहा है हजारों करोड़ का, जिसको लेके राहुल गांधी ने पूछा था कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं, उस पर हम जेपीसी की मांग करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। जातीय जनगणना पर हम बात करेंगे, इसके लिए कि जनगणना पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए, कैसे किस स्ट्रेटजी में होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आंकड़ों के कैसे आप किसी चीज को आप डिलीवर कर पाएंगे। सही चीज कभी बनी नहीं सकती, तो डाटा बेहद जरूरी होता है। तो इस पर बात करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि देश का संघीय ढांचा जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों को विशेष वो किया जा रहा है और गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हम इस पर बात करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, हजारों लोगों जो है मर गए, तमाम सारे लोगों घर चले गए और 13 से 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और भारत सरकार ने आपदा राहत कोष से कोई मदद नहीं भेजी। क्यों? क्या वो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के लिए? और तमाम राज्यों में कहीं सूखा पड़ा है, कहीं कोई और दैवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, उन सब चीजों को लेकर के बात होगी कि क्यों नहीं वहां के नागरिकों को हक मिलना चाहिए, जो उनका पैसा है उन्हें क्यों नहीं आप दे रहे। अरुणाचल और लद्दाख को लेकर चर्चा होगी कि वहां पर किस तरीके से चीन ने अतिक्रमण किया है, हमारी जमीन दबा ली है, अपने कब्जे कर लिए हैं और अपने गांव बसा लिए हैं और न जाने क्या क्या किया है। और इस तरीके से अब बढ़ते बढ़ते ये भूमि जो चीन के कब्जे में चली गई, वो करीब करीब 3,000 वर्ग किलोमीटर होगी। इसके बाद में हमारा प्रधानमंत्री चीन की चा नहीं बोल पा रहा है, क्यों इतना डर रहा है, क्यों उसकी पैंट ढीली होती है चीन का नाम लेने से। इस पर बात होगी। इस पर बात होगी कि हरियाणा में नू जैसी तमाम सारी घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं पूरे देश में जगह जगह कराई जा रही हैं और हिंसा कराई जा रही है और सब कुछ कराया जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और सब कुछ सामाजिक आर्थिक सब ढांचा बिगड़ रहा है। इस पर चर्चा होगी। इस पर चर्चा होगी कि मणिपुर में जो आपने संसद में कहा था कि अब शांति आ गई, आपने लाल किले से कहा था शांति आ गई,
वहां पर रोज बरोज लोग मारे जा रहे हैं, रोज बरोज मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि भारत मां की आपने हत्या की है, तो साहब अब जवाब दीजिए क्या है, वहां का स्टेटस बताइए, ऑफिशियल स्टेटस बताइए, क्योंकि आपने तो आग लगा दी है और वो सुलग रहा है, रुक नहीं पा रहा है, और ना आप रोकने का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मंशा इस देश को बर्बाद करने की है। आप क्यों पाकिस्तान की इच्छा पूरी करना चाहते हैं और इंडिया नाम हटा करके पाकिस्तान को, मोहम्मद जिन्ना को आप सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये सारे विषय हैं। और इन विषयों के साथ साथ कि जिस तरीके से 700 किसान मरे थे आंदोलन में, उनको कोई अब तक न्याय नहीं मिला। जिस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में देश में हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई और न जाने कितनी क्रांतियां आई, उस पर आप आपके दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते थे जब भाखड़ा डैम बनाया पंडित नेहरू ने, कि जब पानी से बिजली निकाल ली जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। सोचिए इस गोबर ज्ञान के लोग जो आपके गुरु हैं, उन सब के कारण आज देश की हालत क्या हो गई। तो आप अपने गोबर ज्ञान को छोड़िए, आप यह बताइए कि इस देश के लोगों को कब न्याय मिलेगा, और उस न्याय की मांग होगी, और उस न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ेगा। यह फैसला हो गया। अब नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी और संगठन डरे हुए हैं। क्या होगा ये देखने वाला होगा। जय हिंद।